पैसिफिक महासागर के दिल में स्थित नाउरू एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है और भी कम लोगों ने इसे देखा है। लेकिन इस द्वीप के आकार को देखकर आपको धोखा नहीं होना चाहिए। यहाँ जो कुछ भी होता है वह एक थ्रिलर फिल्म के लायक है। क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग कैसे धरती के सबसे रहस्यमय और टाले जाने वाले स्थानों में से एक बन गया? बने रहिए, क्योंकि जो आप नाउरू के बारे में जानने वाले हैं वह आपको चौंका देगा। यहाँ एक कहानी है एक पुलिस प्रमुख की जिसने एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार, एक लैम्बोर्गिनी का ऑर्डर दिया, लेकिन वह इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत अधिक वजनदार था, जो नाउरू में धन और स्वास्थ्य के मुद्दों में अत्यधिक विषमताओं को उजागर करता है। दिलचस्प बात यह है कि नाउरू फिनिश में हंसी का मतलब है। ये एक अजीब संयोग है, एक ऐसे स्थान के लिए जिसकी कहानी इतनी जटिल है। गरीबी और भ्रष्टाचार के मुद्दों से लेकर खुले आकाश में हिरासत केंद्रों के अस्तित्व तक, नाउरू एक विरोधाभासों की भूमि है जो पारंपरिक समझ को चुनौती देती है। है एक छोटा सा द्वीप जो पैसिफिक महासागर के विशाल नीले पानी में छिपा हुआ है। जब हम अलगाव की बात करते हैं तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नाउरू पृथ्वी पर एक पिन की तरह है जो अपने निकटतम पड़ोसी किलिबाती में बनाबा द्वीप से 300 किलोमीटर दूर तैर रहा है। यदि आप निकटतम महाद्वीप पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हजारों किलोमीटर खुले महासागर को पार करना होगा। निकटतम बड़ा शहर ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। एक 5 घंटे से अधिक की उड़ान। हवाई में ओआहू, ये नाउरू से 4000 किलोमीटर से अधिक दूर है, जिससे ये पृथ्वी के सबसे दूरदराज स्थानों में से एक बन जाता है। यह अत्यधिक अलगाव केवल भौगोलिक नहीं है बल्कि भावनात्मक भी है। नाउरू की दूरदर्शिता इसे एक एकाकीता का एहसास देती है, एक ऐसा स्थान जहां कुछ ही लोग जाने की हिम्मत करते हैं। कोरल रीफ और रगेड भूमि से घिरा यह छोटा सा द्वीप अपने रहस्यों को मजबूती से रखता है। यहाँ कोई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है और केवल एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सीमित उड़ानें प्रदान करता है। नाउरू तक पहुंचना एक चुनौती है। यहां पहुंचना केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक साहसिक कार्य है जिसमें दृढ़ता और जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। लेकिन यही दूरदर्शिता नाउरू को खास बनाती है। इसका शुद्ध वातावरण एक अनोखी जैव विविधता का निर्माण करता है, एक पारिस्थितिकी बुलबुला जो आधुनिक विकास से अपेक्षाकृत अछूता रहा है। इसके तटरेखा को घेरने वाले कोरल रीफ एक अनछुई जल के नीचे की दुनिया की झलक प्रदान करते हैं। गहरे अंदर ये एक ऐसा स्थान है जहां समय धीमा होता है और प्रकृति का राज चलता है। नाउरू का अछूता वातावरण एक दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे आप शायद ही कभी देख पाते हैं। नाउरू के बारे में एक रहस्य है जो सबसे अनुभवी यात्रियों को भी आकर्षित करता है। इसके अलगाव में इसने एक ऐसा जीवन शैली संरक्षित किया है जो दुनिया के कई हिस्सों में मिट गई है। यहाँ पर्यावरण हालांकि छोटा है फिर भी जंगली और जीवंत बना हुआ है, जबकि द्वीप खुद समय के द्वारा लगभग भुला दिया गया है। आगे के अध्यायों में हम उन लोगों की जिंदगी में गहराई से उतरेंगे जो इस अलग-थलग स्वर्ग को अपना घर मानते हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे इस पृथ्वी के सबसे दूरदराज कोने में रहने के लिए कैसे अनुकूलित करते हैं। एक ऐसे स्थान पर जीवन कैसा होता है जहां बाकी दुनिया इतनी दूर महसूस होती है। नाउरू, जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है, दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है, केवल वेटिकन सिटी और मोनाको के पीछे। नाउरू अधिकतर बड़े शहरों के पड़ोस से भी छोटा है और आप कार द्वारा पूरे देश का दौरा लगभग 30 मिनट में कर सकते हैं। यहाँ कोई प्रमुख शहरी क्षेत्र नहीं है। जब आप द्वीप के मानचित्र को देखेंगे तो आपको कुछ असामान्य दिखाई देगा, जो आमतौर पर शहरों या कस्बों के बजाय इमारतें दिखाता है। ये एक दुर्लभ विशेषता है जो ये उजागर करती है कि इस द्वीप पर जीवन कितना संकुचित है। सड़कें तटरेखा का पालन करती हैं, लगभग 30 किलोमीटर की पक्की सड़कों पर फैली हुई है। ये दुनिया के कुछ स्थानों में से एक है जहां आप आधे घंटे में पूरे देश का चक्कर लगा सकते हैं। हालांकि द्वीप का हवाई अड्डा मुख्य सड़क के साथ इंटरसेक्ट करता है, इसलिए जब विमान आते या जाते हैं तो सड़क पर गाड़ियों को रुकना और विमान के गुजरने का इंतजार करना पड़ता है। इस देश में केवल एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसके संचालन सीमित है।
बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की कमी का मतलब यह भी है कि द्वीप भारी उद्योग से अपेक्षाकृत अछूता है, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता का संरक्षण होता है। लेकिन ये कई चुनौतियों का सामना भी प्रस्तुत करता है। यहाँ कोई विकसित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली नहीं है और मौजूदा बुनियादी ढांचा फास्फेट खनन पर द्वीप की लंबे समय से चली आ रही निर्भरता के इर्द गिर्द बनाया गया है, जिसने अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को आकार दिया है। ऐसे घटनाएं जो स्वर्ग को एक युद्ध भूमि में बदल देंगी। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आगे क्या होता है ये द्वीप के अंधेरे परिवर्तन को उजागर करेगा। आप क्या सोचते हैं, जब एक पूरी अर्थव्यवस्था एक ही घटते हुए संसाधन पर निर्भर होती है तो क्या होता है? पहले आप जवाब दें। मैं सभी श्रोताओं के लिए एक विशेष 10 सेकंड का अनुरोध करता हूं। यदि आप किसी भी तरह से मेरी मदद कर सकते हैं तो बस उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। यह सब कुछ बदल देता है। यह वास्तव में इस चैनल की मदद करता है। और यदि आप मेरे लिए ऐसा करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मेरी टीम और मैं आपके लिए इस शो को और भी बेहतर बनाने के लिए सब कुछ करेंगे। क्या हम इस पर सहमत हैं? कहानी की शुरुआत 1798 में होती है, जब ब्रिटिश कप्तान जॉन फर्न ने स्लूचाई से द्वीप की खोज की और इसकी हरी भरी शुद्ध सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने द्वीप का नाम सुखद द्वीप रखा। उस समय नौरू में एक छोटी आत्मनिर्भर स्वदेशी जनसंख्या निवास करती थी। द्वीप पर जीवन मछली पकड़ने और कृषि के चारों ओर घूमता था और निवासी अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य में रहते थे। हालांकि नौरूवासियों और यूरोपियों के बीच प्रारंभिक मुठभेड़ ने वस्तुओं के आदान प्रदान को जन्म दिया। शराब, तंबाकू और आग्नेयास्त्रों का परिचय हुआ, जिसने द्वीप पर शांतिपूर्ण जीवन को तेजी से बदल दिया। 1878 तक एक नशे में धुत गोलीबारी ने एक पूर्ण पैमाने पर गृहयुद्ध को जन्म दिया, जो लगभग एक दशक तक चला, जिससे जनसंख्या 1/3 कम हो गई। युद्ध के बाद जर्मन उपनिवेशी प्राधिकरण ने 1888 में द्वीप पर नियंत्रण कर लिया, नए नियमों को लागू किया जो नौरूवासियों पर पश्चिमी शासन थोपते थे। स्वदेशी परंपराएं या तो दबाई गईं या कड़ी निगरानी में रहीं, और द्वीप यूरोपीय शक्तियों के बड़े भू राजनीतिक खेलों में एक मोहरे के रूप में बदल गया। 20वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ते हुए सब कुछ बदल गया, जब द्वीप के विशाल फास्फेट भंडार की खोज हुई। फास्फेट, जो उर्वरक बनाने के लिए आवश्यक एक खनिज है, ने नौरू को 70 और 80 के दशक में प्रति व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना दिया। कुछ समय के लिए द्वीप ने नई संपत्ति का आनंद लिया। नौरूवासी एक जीवन स्तर का अनुभव कर रहे थे जिसे दुनिया के कई लोग केवल सपना ही देख सकते थे। लग्जरी वस्तुएं देश में आईं और द्वीप की बुनियादी ढांचा आधुनिकीकृत हुआ। हालांकि फास्फेट संपत्ति का प्रबंधन भ्रष्टाचार और खराब योजना से ग्रस्त था। नेताओं ने स्थायी उद्योगों में निवेश करने या अर्थव्यवस्था को विविधता देने में विफलता दिखाई, केवल फास्फेट खनन पर निर्भर रहे, जो देश की जीवन रेखा बन गई। 1999 के अंत तक फास्फेट भंडार लगभग समाप्त हो गए थे और नौरू एक गंभीर आर्थिक पतन का सामना कर रहा था। आप जानना चाहेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रपति की गतिविधियां कितनी असामान्य है? अधिक जानने के लिए स्क्रीन के ऊपरी दाईं कोने पर क्लिक करें। आइए उस संसाधन की कहानी पर लौटते हैं जो इतना प्रचुर था कि इस देश को उस समय सबसे तेजी से बढ़ते धन में बदल दिया। 1899 में ब्रिटिश भूवैज्ञानिक अल्बर्ट एलिस ने खोजा कि सिडनी में पैसिफिक आइलैंड्स कंपनी के कार्यालय में दरवाजे के लिए जो चट्टान इस्तेमाल की जा रही थी, वह कोई साधारण चट्टान नहीं थी। यह फास्फेट में समृद्ध थी, जो उर्वरक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। यह खोज नौरू को एक छोटे से ज्ञात द्वीप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी में बदल देगी। फास्फेट खनन थोड़े समय बाद शुरू हुआ और तेजी से बढ़ा। अंततः द्वीप के भूमि क्षेत्र के अधिक से अधिक 80% को कवर कर लिया। अगले कई दशकों तक नौरू की भूमि का खनन किया गया और इसे दूर दूर के देशों में कृषि के लिए भेजा गया, लेकिन इसके लिए द्वीप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब नौरू ने 1968 में स्वतंत्रता प्राप्त की तो द्वीप राष्ट्र ने अपने फास्फेट संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया। इसने नौरू फास्फेट रॉयल्टी ट्रस्ट की स्थापना की, जो खनन संचालन से प्राप्त विशाल लाभों को प्रबंधित और निवेश करने के लिए एक वित्तीय संस्था थी।
अपने चरम पर इस ट्रस्ट ने $1 अरब से अधिक की राशि जमा की, जिससे नौरू दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन गया। एक संक्षिप्त क्षण के लिए, ये पैसिफिक का ये छोटा द्वीप दुनिया का सबसे अमीर द्वीप था, एक ऐसा स्थान जहां पैसा समुद्र की तरह बहता था, दरवाजे के स्टॉप से लेकर लाखों तक। यदि आप नौरू की फास्फेट संपत्ति के प्रभारी होते, तो आप इसे कैसे खर्च करते? अपने रचनात्मक विचार नीचे छोड़ेंगे। ये संपत्ति कई नौरूवासियों को एक शानदार जीवन शैली प्रदान करती थी। सरकार ने भव्यता से खर्च किया, महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को निधि देने और लग्जरी वस्तुओं का आयात करने में। द्वीप ने भव्य संरचनाएं बनाई, जिनमें एक प्रतिष्ठित अस्पताल, उच्च श्रेणी के होटल और एक एयरलाइन, एयर नौरू, शामिल है, जो द्वीप को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। कुछ समय के लिए नौरू ने ग्रह पर सबसे अमीर देशों में से एक के रूप में अपनी नई स्थिति का आनंद लिया। हालांकि फास्फेट संपत्ति के प्रबंधन में भ्रष्टाचार और खराब योजना का साया था। नेताओं ने स्थायी उद्योगों में निवेश नहीं किया या अर्थव्यवस्था को विविधता नहीं दी, केवल फास्फेट खनन पर निर्भर रहे। 1999 के अंत तक फास्फेट भंडार लगभग समाप्त हो गए थे और नौरू को एक गंभीर आर्थिक पतन का सामना करना पड़ा। द्वीप की इस एकल संसाधन पर अत्यधिक निर्भरता ने नौरू को पतन के लिए असुरक्षित बना दिया। जब फास्फेट भंडार लगभग समाप्त हो गए, तब द्वीप के पास कोई उपजाऊ भूमि नहीं बची, एक बर्बाद पर्यावरण और एक अर्थव्यवस्था जो विविधता नहीं ला सकी। जो शानदार जीवन शैली कभी नौरू को परिभाषित करती थी, वह धुंधली होने लगी, क्योंकि द्वीप पर्यावरणीय विकृति और खराब वित्तीय प्रबंधन के परिणामों का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। दुर्भाग्य से नौरू पृथ्वी पर सबसे भारी देशों में से एक है। जनसंख्या का 80% से अधिक को अधिक वजन वाला माना जाता है, जिसमें लगभग 40% टाइप 2 मधुमेह से ग्रस्त है। एक छोटे से देश के लिए ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। लेकिन एक समृद्ध द्वीप नौरू इस स्थिति में कैसे पहुंच गया? अपनी उपजाऊ भूमि के छिन जाने के बाद नौरूवासियों ने आयातित प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की ओर रुख किया, जिससे एक अप्रत्याशित मोटापे की महामारी बढ़ गई। लेकिन इस स्वास्थ्य संकट को बढ़ाने वाले छिपे हुए कारक क्या थे? केवल आहार परिवर्तन से परे। भूतकाल में नौरूवासी भूमि से जीते थे। मछली, नारियल और स्थानीय रूप से उगाए गए उत्पादों से भरपूर आहार का आनंद लेते थे। हालांकि फास्फेट खनन के दशकों ने द्वीप की उपजाऊ भूमि को छीन लिया, जिससे नौरू के लिए कृषि का समर्थन करना असंभव हो गया। जैसे जैसे पारंपरिक खाद्य स्रोत कम होते गए, नौरूवासियों ने आयातित प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की ओर रुख किया, जो वसा, चीनी और नमक में उच्च थे। ये सुविधाजनक खाद्य पदार्थ जल्दी ही नौरू के घरों में मुख्य भोजन बन गए, जिससे जनसंख्या एक पूर्व में स्वस्थ आहार से मोटापे और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं जैसे मधुमेह, हृदय रोग और तेजी से बढ़ती उच्च रक्तचाप की ओर बढ़ गई। अधिक वजन लंबे समय से समृद्धि और सफलता से जोड़ा गया है। प्रमुख और समुदाय के नेता गर्व से अपने बड़े पेटों को स्थिति का प्रतीक मानते थे, ये विचार मजबूत करते हुए कि एक भरा हुआ शरीर एक समृद्ध व्यक्ति का संकेत है। इस संकट को और बढ़ाने के लिए व्यापारिक समझौतों ने नौरू के लिए स्वस्थ खाद्य विकल्पों तक पहुंच प्राप्त करना मुश्किल बना दिया। अन्य छोटे पैसिफिक देशों की तरह नौरू भी ऐसे समझौतों के अधीन था, जो देश को निम्न गुणवत्ता वाले बुरे मांस जैसे मेमने और टर्की की पूंछों का आयात करने के लिए मजबूर करते थे, जो वसा में उच्च होते हैं और मोटापे की महामारी में योगदान करते हैं। बड़े व्यापारिक साझेदार, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, इन छोटे देशों पर महत्वपूर्ण शक्ति रखते थे, अक्सर उन्हें प्रतिकूल शर्तें स्वीकार करने के लिए मजबूर करते थे। समोआ ने कभी इन अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों को अपने व्यापारिक समझौतों से हटाने का प्रयास किया, लेकिन उसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते से बाहर करने की धमकी दी गई। इसके अलावा थ्रिफ्टी जीन हाइपोथीसिस को नौरूवासियों सहित पैसिफिक द्वीपवासियों में मोटापे और मधुमेह की उच्च दरों के संभावित कारक के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ये परिकल्पना सुझाव देती है कि इन द्वीप जनसंख्या के पूर्वजों ने अकाल के समय जीवित रहने के लिए वसा को प्रभावी ढंग से संग्रहित करने के लिए विकसित किया। हालांकि आधुनिक समय में प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की प्रचुरता
और गतिहीन जीवन शैली के साथ यह आनुवंशिक प्रवृत्ति मोटापे के बढ़ने में योगदान कर सकती है। धूम्रपान नौरू में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है क्योंकि देश में दुनिया की सबसे उच्चतम तंबाकू खपत दर है। उच्च मोटापे की दरों के साथ मिलकर धूम्रपान नौरू में सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति को और जटिल बनाता है, जिससे देश के पहले से ही दबाव में पड़े स्वास्थ्य प्रणाली पर एक और बोझ पड़ता है। नौरूवासियों को कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप जीवन प्रत्याशा में कमी आती है। राजस्व के बिना नौरू ने वैकल्पिक अक्सर विवादास्पद आय के स्रोतों की ओर रुख किया। 2000 के दशक की शुरुआत में यह संक्षेप में मनी लॉन्ड्रिंग का केंद्र बन गया, अपने कर आश्रय के रूप में स्थिति का लाभ उठाते हुए। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, एक नीति बनाई गई ताकि शरणार्थियों को समुद्र में रोका जा सके और उनका प्रसंस्करण किया जा सके। कुछ अन्य विकल्पों के बिना नौरू ने इस सौदे पर सहमति दी। इस प्रकार नौरू क्षेत्रीय प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई और ऑस्ट्रेलिया में शरण मांगने वाले शरणार्थियों को सीधे इस दूरदराज द्वीप पर भेजा गया। नौरू के लिए ये एक आर्थिक जीवन रेखा बन गई, लेकिन वहां फंसे शरणार्थियों के लिए ये कुछ और ही अंधेरा बन गया। हिरासत केंद्रों के अंदर की स्थिति विवादास्पद थी। भीड़-भाड़ वाली और चिकित्सा देखभाल की कमी। कई शरणार्थियों ने वर्षों तक असुरक्षित परिस्थितियों में जीवन बिताया। वैश्विक विरोध के बावजूद केंद्र ने केवल सीमित सुधारों और बाहरी पर्यवेक्षकों के लिए प्रतिबंधित पहुंच के साथ काम करना जारी रखा। आलोचना को दबाने और कथानक को नियंत्रित करने के प्रयास में नौरू सरकार ने कठोर उपाय किए। 2015 में उन्होंने फेसबुक पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। द्वीप पर पहुंच कड़ी नियंत्रित है और नौरू की यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करना लगभग असंभव है। इस स्तर की गोपनीयता ने पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्थाओं के लिए सुविधाओं के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी इकट्ठा करना कठिन बना दिया है। इसने नौरू की प्रतिष्ठा पर एक स्थायी धब्बा छोड़ दिया है। द्वीप अब अक्सर शरणार्थियों के लिए एक खुले हवा की जेल के रूप में याद किया जाता है। एक छोटे अलग-थलग द्वीप राष्ट्र के लिए इस कठिन अध्याय से उबरना कैसे संभव है? हमारे पास एक और चुनौती है जिस पर हम अगले चर्चा करेंगे। नौरू पैसिफिक में एक छोटा द्वीप राष्ट्र आश्चर्य से भरा है और इसकी दो सबसे दिलचस्प विशेषताएं हैं: एक आधिकारिक राजधानी का अभाव और एक सैन्य बल का होना। ज्यादातर देशों की तरह जहां राजधानी सरकार, प्रशासन और वाणिज्य का केंद्र होती है, नौरू एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है। इस राष्ट्र की कोई निर्धारित राजधानी नहीं है। सरकारी कार्यालय मुख्य रूप से यारेन जिले में स्थित है, जिसे अक्सर तथ्यात्मक राजधानी कहा जाता है। लेकिन न तो यारेन और न ही कोई अन्य जिला आधिकारिक रूप से राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये द्वीप के छोटे आकार, केवल 21 वर्ग किलोमीटर, और यह ही दर्शाता है कि सभी आवश्यक सरकारी, प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियां कई जिलों में फैली हुई है। नौरू में लगभग 10,000 लोगों के लिए यह व्यवस्था सहजता से काम करती है। आधिकारिक राजधानी का अभाव शासन में बाधा नहीं डालता। इसके बजाय ये उजागर करता है कि नौरू कई बड़े देशों की तरह अपने मामलों को प्रबंधित करने के लिए एक केंद्रीय शहर की आवश्यकता नहीं है। और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि नौरू ने एक सैन्य बल बनाए रखने का निर्णय नहीं लिया है। द्वीप में न तो सैनिक है, न टैंक और न ही सैन्य ठिकाने। सीमित संसाधनों को रक्षा प्रणाली बनाए रखने में बर्बाद करने के बजाय नौरू ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौते पर निर्भर करता है, जिसने दशकों से इसकी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया नौरू को किसी भी बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है। यह व्यवस्था न केवल कुशल है, बल्कि नौरू के आकार और जनसंख्या के लिए व्यावहारिक भी है। इतनी छोटी जनसंख्या के साथ, जो एक बड़े शहर के पड़ोस के आकार के बराबर है, सेना बनाए रखने की लागत वित्तीय और लॉजिस्टिक दोनों दृष्टि से उच्च होगी। नौरू की ऑस्ट्रेलिया पर निर्भरता से अपने प्रयासों और संसाधनों को अन्य क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित करने की अनुमति देती है, न कि रक्षा पर खर्च करने में। एक छोटी स्थानीय पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा और कानून प्रवर्तन का काम करती है, द्वीप पर शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करती है।
एक बड़े पड़ोसी देश पर रक्षा के लिए निर्भर रहने की ये रणनीति नौरू के लिए अद्वितीय नहीं है। कई अन्य छोटे पैसिफिक द्वीप राष्ट्रों जैसे तुवालू और मार्शल द्वीप के पास बड़े शक्तियों के साथ समान समझौते हैं। एक क्षेत्र में जहां द्वीपों के बीच की दूरी विशाल है और जनसंख्या छोटी है, ऐसी सुरक्षा व्यवस्थाएं समझ में आती हैं। ये इन राष्ट्रों को विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, बिना जटिल और महंगी रक्षा प्रणालियों को बनाए रखने के बोझ के। नौरू दुनिया के सबसे छोटे और सबसे दूरदराज देशों में से एक, सुंदरता और अलगाव का एक अनोखा संयोजन प्रस्तुत करता है। इसकी अत्यधिक दूरदर्शिता पैसिफिक महासागर में चुनौतीपूर्ण पहुंच के साथ मिलकर इसे पृथ्वी के सबसे कम देखे जाने वाले देशों में से एक बनाती है। साहसी यात्रियों या दुनिया के छिपे हुए रत्नों से मोहित लोगों के लिए नौरू एक असाधारण लेकिन कम खोजा गया गंतव्य है। हालांकि द्वीप की पहुंच और इसके भीतर यात्रा से संबंधित जटिलताएं इसे एक दुर्लभ अनुभव बनाती है, जिसे हर साल केवल कुछ चुनिंदा आगंतुकों द्वारा आनंदित किया जाता है। नौरू में हर साल लगभग 200 यात्री आते हैं। इसके विपरीत लोकप्रिय गंतव्यों जैसे मालदीव या हवाई हर साल लाखों पर्यटकों का स्वागत करते हैं। केंद्रीय पैसिफिक में छिपा हुआ नौरू ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से लगभग 3000 किलोमीटर और हवाई से 4500 किलोमीटर दूर है, जिससे ये ग्रह के सबसे दूरदराज देशों में से एक बन जाता है। नौरू के लिए उड़ानें केवल एक एयरलाइन, नौरू एयरलाइंस, द्वारा संचालित होती है, जो कम और अक्सर महंगी उड़ानें चलाती है। ये मार्ग नौरू को कुछ अन्य पैसिफिक देशों और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ते हैं, लेकिन असामान्य शेड्यूल यात्रा की योजना बनाना कठिन बनाते हैं। उड़ानों की कमी और उच्च टिकट की कीमतें स्वाभाविक रूप से साधारण यात्रियों को इस दूरदराज द्वीप पर जाने से हतोत्साहित करती है। चुनौती को बढ़ाने के लिए कठिन वीज़ा प्रक्रिया है, जो आगंतुकों की संख्या को और कम करती है। यहाँ तक कि यदि यात्री उड़ान बुकिंग की लॉजिस्टिक बाधाओं को पार करने में सफल होते हैं, तो प्रशासनिक बाधाएं एक और चुनौती प्रस्तुत करती हैं। नौरू की वीज़ा प्रक्रिया कुख्यात रूप से जटिल है, जिसमें लंबी कागजी कार्रवाई और विस्तृत आवश्यकताएं शामिल हैं, जो कई संभावित साहसी लोगों को हतोत्साहित कर सकती हैं। वीज़ा के लिए आवेदन अक्सर सरकारी अधिकारियों के साथ सीधे संवाद की आवश्यकता होती है, और स्वीकृति में सप्ताह लग सकते हैं, यदि अधिक नहीं। अधिक पर्यटक अनुकूल गंतव्यों की यात्रा करने की आसानी की तुलना में नौरू की विशिष्टता लगभग जानबूझकर प्रतीत होती है। अपने अलगाव को बनाए रखना, जबकि इसे एक चुनौतीपूर्ण गंतव्य बनाना, यहाँ तक कि सबसे दृढ़ यात्रियों के लिए भी। ये प्रशासनिक बाधा सरकार के देश के बारे में जानकारी के प्रवाह को नियंत्रित करने के प्रयासों द्वारा और अधिक जटिल हो जाती है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के संबंध में। पत्रकारों को एक और अधिक प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, जिसमें मीडिया वीज़ा के लिए अत्यधिक शुल्क और उनके ठहरने के दौरान निकट निगरानी शामिल है। फिल्मांकन उपकरण, जिसमें ड्रोन भी शामिल हैं, अक्सर जब्त कर लिए जाते हैं या पूरी तरह से प्रतिबंधित होते हैं, जिससे द्वीप की छवियां या वीडियो बिना सरकारी अनुमोदन के कैप्चर करना कठिन हो जाता है। ये एक और रहस्य का एक स्तर जोड़ता है, क्योंकि नौरू की प्राकृतिक सुंदरता और अनोखा वातावरण वैश्विक मीडिया में अपेक्षाकृत अनडॉक्यूमेंटेड रह जाता है। हालांकि जो लोग नौरू पहुंचते हैं, उनके लिए द्वीप एक ऐसा इनाम प्रदान करता है जिसे कुछ ही लोग प्राप्त कर सकते हैं, एक ऐसा स्थान खोजने का मौका जो बड़े पैमाने पर पर्यटन से अछूता है। द्वीप की दूरदर्शिता और पहुंच की कमी ने अनजाने में इसकी जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया है। नौरू की खड़ी तटरेखा, कोरल रीफ और शुद्ध प्राकृतिक वातावरण एक दुर्लभ अवसर प्रदान करते हैं कि प्रशांत को उस समय के रूप में अनुभव किया जा सके, जब आधुनिकता की लहर ने क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में दस्तक नहीं दी थी। सिर्फ लगभग 10,000 निवासियों के साथ नौरू की छोटी जनसंख्या का मतलब है कि द्वीप की संस्कृति और दैनिक जीवन पर्यटकों की आवश्यकताओं के दबाव से अप्रभावित रहते हैं। यह अलगाव केवल भौगोलिक नहीं है, यह सांस्कृतिक भी है, क्योंकि नौरू के लोगों ने एक ऐसा जीवन जीने का तरीका बनाए रखा है जो 21वीं सदी में तेजी से दुर्लभ हो रहा है। इस द्वीप पर कदम रखने वाले कुछ ही लोगों में से एक होने का एहसास नौरू को एक विशेष गंतव्य के रूप में और भी आकर्षक बनाता है। नौरू की प्राकृतिक अपील के बावजूद
सरकार के सूचना के प्रवाह को प्रतिबंधित करने के प्रयासों ने देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर एक छाया डाल दी है। ये विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ सरकार के संबंधों के संदर्भ में सच है। हाल के वर्षों में नारू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौते के तहत शरणार्थियों के लिए एक ऑफशोर प्रसंस्करण केंद्र की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच का सामना किया है। ये साझेदारी नारू को मानवाधिकार संगठनों और मीडिया के लिए ध्यान के केंद्र में रखती है, जिनमें से कई ने देश की शरणार्थियों के प्रति व्यवहार और पारदर्शिता की कमी की आलोचना की है। इस जांच को सीमित करने के लिए नारू ने पत्रकारों पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। मीडिया की पहुंच को कड़ी निगरानी में रखा जाता है और नारू में आने वाले पत्रकारों की पूरी अवधि के दौरान निकट निगरानी की जाती है। आगमन पर फिल्मांकन उपकरण अक्सर जब्त कर लिए जाते हैं और यहां तक कि व्यक्तिगत उपकरणों की भी जांच की जा सकती है ताकि संवेदनशील क्षेत्रों या मुद्दों का अनधिकृत दस्तावेजीकरण न हो सके। ये कड़े नियंत्रण नारू सरकार के सूचना के प्रवाह को सीमित करने और अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रबंधित करने के प्रयासों को दर्शाते हैं। प्रतिबंधात्मक मीडिया नीतियों, कठिन वीजा प्रक्रिया और अलगाववादी नीतियों का संयोजन एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां नारू दुनिया के अधिकांश हिस्सों के लिए रहस्य में लिपटा रहता है। भूगोल, मानवशास्त्र और दूरदराज की संस्कृतियों के अध्ययन में रुचि रखने वालों के लिए यह नारू को और भी आकर्षक बनाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां आधुनिक भू-राजनीति और पारंपरिक द्वीप जीवन ऐसे तरीकों से मिलते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से देखना कठिन होता है, लेकिन दूर से अन्वेषण करने के लिए अत्यंत दिलचस्प होते हैं। एक बार हरा-भरा और जीवंत द्वीप का परिदृश्य दशकों के फास्फेट खनन के बाद अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे इसके आंतरिक भाग का अधिकांश हिस्सा एक बंजर, चंद्रमा जैसा बंजर भूमि के रूप में दिखाई देता है। इन खनन कार्यों का पर्यावरणीय प्रभाव विनाशकारी रहा है, जिसका द्वीप के पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था और जीवन के तरीके पर दीर्घकालिक परिणाम है। फास्फेट, जो नारू को 20वीं सदी में एक अस्पष्ट पैसिफिक द्वीप से प्रति व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक में बदलने वाला खनिज था, उसकी गिरावट का भी मूल कारण था। 1900 के प्रारंभ में फास्फेट भंडार की खोज ने एक गहन खनन युग को जन्म दिया, जिसने द्वीप की उपजाऊ ऊपरी मिट्टी को छीन लिया, जो हजारों वर्षों से समुद्री पक्षियों के मल द्वारा जमा की गई थी। ये फास्फेट उर्वरक के लिए अत्यधिक मांग में था और दशकों तक नारू ने इसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में बड़े पैमाने पर निर्यात किया। जैसे जैसे खनन बढ़ा, नारू का पर्यावरणीय परिदृश्य नाटकीय रूप से बदलने लगा। 1960 के दशक तक द्वीप की सतह का 80% से अधिक खनन किया जा चुका था, जिससे ये एक बंजर भूमि में बदल गया। जो हरी वनस्पति एक बार द्वीप को ढकती थी, वह फास्फेट समृद्ध मिट्टी के निकाले जाने के बाद छोड़ दिए गए कटीले चूना पत्थर के शिखरों से बदल गई। हवाई दृश्य से नारू के खनन क्षेत्रों की स्थिति कठोर और निर्जन दिखाई देती है, जैसे एक गड्ढेदार, निर्जीव चंद्रमा की सतह। फास्फेट खनन के कारण पर्यावरणीय विनाश विशाल रहा है। नारू में कभी उपजाऊ भूमि थी जो कृषि का समर्थन कर सकती थी, लेकिन अब लगभग सभी कृषि योग्य भूमि समाप्त हो चुकी है। द्वीप की पारंपरिक कृषि गतिविधियां, जो नारियल, केले और अन्य फसलों की खेती पर निर्भर थीं, अब लगभग असंभव हो गई है। इसके परिणामस्वरूप नारू की आयातित खाद्य पर निर्भरता में काफी वृद्धि हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है और लोगों की आत्मनिर्भरता की क्षमता सीमित हुई है। उपजाऊ भूमि की हानि ने नारू की जैव विविधता को भी प्रभावित किया। खनन गतिविधियों ने न केवल वनस्पति को नष्ट किया, बल्कि द्वीप पर स्वदेशी प्रजातियों के आवास को भी बाधित किया। नारू की अनोखी पारिस्थितिकी तंत्र, जो पहले से ही इसके छोटे आकार और भौगोलिक अलगाव के कारण कमजोर थी, खनन के कारण हुए नुकसान से उबरने में संघर्ष कर रही थी। भूमि, समुद्र और नारू के लोगों के बीच नाजुक पारिस्थितिक संतुलन टूट गया। पर्यावरणीय विकृति ने न केवल कृषि को प्रभावित किया, बल्कि नारू में पारंपरिक जीवन के तरीके को भी प्रभावित किया। मछली पकड़ना, जो नारूवासियों के लिए एक प्रमुख आजीविका और सांस्कृतिक आधार था, आसपास के समुद्री पर्यावरण में गिरावट से प्रभावित हुआ है। खनन के अपशिष्ट से प्रदूषण ने कोरल रीफ और तटीय जल को नुकसान पहुंचाया है, जिससे मछलियों की जनसंख्या में कमी आई है और स्थानीय मछुआरों की आजीविका को खतरा हो गया है।
इन चुनौतियों का सामना करते हुए नौरू की कई पारंपरिक प्रथाएं या तो छोड़ दी गई हैं या महत्वपूर्ण रूप से बदल गई है। भूमि, समुद्र और लोगों के बीच का संबंध, जो नौरू की संस्कृति के लिए इतना महत्वपूर्ण था, कमजोर हो गया है, जिससे एक सांस्कृतिक शून्य बना है जिसे भरना कठिन है। इन प्रथाओं की हानि पर्यावरणीय विनाश के दीर्घकालिक परिणामों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। 1960 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी देना शुरू किया कि नौरू की तेजी से खनन गतिविधियां अस्थिर थीं। रिपोर्टों में कहा गया कि यदि खनन इस गति से जारी रहा तो द्वीप कुछ दशकों में निर्जीव हो सकता है। हालांकि इन चेतावनियों को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया क्योंकि फास्फेट द्वीप के लिए विशाल लाभ लाता था। अपने चरम पर नौरू की प्रति व्यक्ति आय अमीर पश्चिमी देशों के बराबर थी और फास्फेट निर्यात से प्राप्त धन ने बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कार्यक्रमों और कई द्वीप निवासियों के लिए एक भव्य जीवन शैली को वित्तपोषित किया। 1980 के दशक तक स्थिति और भी बिगड़ गई। पर्यावरणीय नुकसान इतना गंभीर था कि द्वीप के नेताओं को अपनी पसंद की वास्तविकता का सामना करना पड़ा। कुछ ने तो पूरी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या किसी अन्य पैसिफिक द्वीप पर स्थानांतरित करने की संभावना पर चर्चा की। 1962 में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री रॉबर्ट मेंजीज ने नौरू के फास्फेट भंडार से प्राप्त लाभों के मद्देनजर नौरू को एक स्थायी भविष्य की योजना बनाने में मदद करने की ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेदारी को स्वीकार किया। इन चर्चाओं के बावजूद नौरू के लोगों ने अपने द्वीप पर रहने का विकल्प चुना, अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। भले ही संभावनाएं निराशाजनक थीं। कई लोगों के लिए नौरू छोड़ने का विचार असंभव था क्योंकि द्वीप केवल उनका भौतिक घर नहीं था, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और पूर्वजों की विरासत भी थी। आज वर्ष 2024 में फास्फेट खनन के कारण पर्यावरणीय विनाश नौरू की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनी हुई है। भूमि को पुनर्वासित करने के प्रयास धीमे और महंगे हैं। द्वीप के आंतरिक भाग को रहने योग्य स्थिति में लाने के लिए विशाल वित्तीय संसाधनों और विशेषज्ञता की आवश्यकता है, जो एक देश के लिए कम है, जिसने अपने अधिकांश एक बार प्रचुर संसाधनों को समाप्त कर दिया है। कुछ पुनर्वनीकरण परियोजनाएं शुरू की गई है, लेकिन नुकसान के पैमाने को देखते हुए पुनर्प्राप्ति एक कठिन कार्य है। सदियों से नौरू के लोग अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य में रहते थे। द्वीप के प्राकृतिक संसाधनों पर जीवित रहने के लिए निर्भर करते थे। मछली पकड़ना, कृषि और नारियल का व्यापार उनके जीवन का आधार थे। हालांकि 20वीं सदी में फास्फेट खनन की वृद्धि और परिदृश्य को बंजर भूमि में बदलने के कारण नौरू के लोगों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उपजाऊ भूमि की हानि, घटती ताजे जल की आपूर्ति और बाहरी शक्तियों पर आर्थिक निर्भरता ने द्वीप के लिए अनिश्चित भविष्य पैदा किया है। खनन के कारण हुए पारिस्थितिकी विनाश के बीच नौरू के कुछ क्षेत्र द्वीप के एक बार शुद्ध पर्यावरण के प्रतीक के रूप में बने हुए हैं। ऐसा ही एक स्थान है बुरा लैगून, जो उष्णकटिबंधीय वनस्पति से घिरा एक अंतर्देशीय ताजे पानी का शरीर है। खनन किए गए द्वीप के आंतरिक भाग के विपरीत बुरा लैगून जैव विविधता का एक आश्रय है, जो स्वदेशी पौधों, पक्षियों और जलीय जीवन का घर है। ये ओएसिस, जो चारों ओर के परिदृश्य के विपरीत है, ये याद दिलाता है कि नौरू एक बार क्या था और पर्यावरणीय पुनर्प्राप्ति के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है। बुरा लैगून न केवल पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। नौरू के लोगों के लिए ये लैगून चिंतन, मनोरंजन और प्राकृतिक दुनिया के साथ संबंध का स्थान है। ये प्रकृति की सहनशीलता का प्रतीक है और द्वीप की समृद्ध जैव विविधता की झलक प्रदान करता है, जिसमें से अधिकांश मानव गतिविधियों के कारण खो गई है। जो लोग नौरू जाने का सौभाग्य पाते हैं, उनके लिए स्थानीय लोगों की गर्मजोशी अक्सर अनुभव का सबसे यादगार पहलू होती है। मेहमाननवाजी नौरू की संस्कृति में गहराई से निहित है और आगंतुक अक्सर द्वीप के निवासियों की मित्रता और खुलापन से प्रभावित होते हैं। स्थानीय लोग आगंतुकों का स्वागत करने के लिए उत्सुक होते हैं, उनकी कहानियों को साझा करने या हल्की फुल्की बातचीत में भाग लेने के लिए। एक यात्री ने एक स्थानीय व्यक्ति से मिलने का अनुभव साझा किया। नौरू में नए दोस्त बनाना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिल्ड्रन इवनिंग है। मैं एंथनी हूँ।
आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये बातचीत जो हास्यकुमिता के साथ जोड़ती है, ये दर्शाती है कि नौरूवासी बाहरी लोगों का स्वागत कैसे करते हैं। द्वीप पर जीवन धीमी गति से चलता है और छोटी जनसंख्या एक ऐसा सामुदायिक एहसास पैदा करती है जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। द्वीप का छोटा आकार, केवल 21 वर्ग किलोमीटर, इसके विभाजनों के बारे में मजेदार टिप्पणियों को भी जन्म देता है। नौरू 14 जिलों में विभाजित है, लेकिन पूरा देश 1 घंटे के भीतर ड्राइव किया जा सकता है। ये मजेदार है कि इतना छोटा द्वीप इतना अधिक जिलों में विभाजित है। अगले राज्य तक पहुंचने में केवल 2 मिनट लगते हैं। एक आगंतुक ने कहा, द्वीप की भौगोलिक संगठन की विचित्रता को उजागर करते हुए, सीमित स्थान के बावजूद इन सभी जिलों की अपनी अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो वहां रहने वाले समुदायों की निकटता को दर्शाती है। जैसे जैसे नौरू भविष्य की ओर देखता है, सांस्कृतिक संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। जबकि आधुनिकीकरण ने जीने के नए तरीके पेश किए हैं, द्वीप की गहरी जड़ें वाली परंपराएं और सामुदायिक मूल्य अभी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नौरू के लोगों के लिए उनकी संस्कृति केवल अतीत से संबंध नहीं है, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं को नेविगेट करने में एक मार्गदर्शक शक्ति भी है। पर्यावरणीय पुनर्स्थापन के प्रयासों, आर्थिक विविधीकरण और अलगाव की चुनौतियों के सामने नौरू के लोगों की सहनशीलता और उनके सांस्कृतिक विरासत द्वीप के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बुकमार्क VPDMZG Wompe। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। नीचे कमेंट करें कि आप अगले किस देश को हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। इस अद्भुत साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपने विचार कमेंट में लिखें, हमें लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।